नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट आशुतोष कुमार सिंह एक बार फिर आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने मुस्लिम एक्ट के बारे में समझा कि मुस्लिम विधि में कैसे हस्बैंड या वाइफ कैसे डाइवोर्स ले सकते हैं। अब डाइवोर्स होने के बाद हम लोगों को आगे यह देखना है कि जो डाइवोर्सी वाइफ होती है मुस्लिम, उसको क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या राइट्स कानून के तहत उसे प्राप्त हैं, वो कैसे मेंटेनेंस ले सकती है, किससे ले सकती है, किन परिस्थितियों में ले सकती है और कब तक ले सकती है। तो आज के टॉपिक पे हम लोग विस्तार पूर्वक इस मुद्दे को समझेंगे कि मुस्लिम जो डाइवोर्सी वाइफ है उसको मेंटेनेंस का क्या राइट्स है। दोस्तों, एक 125 CRPC के अंतर्गत मेंटेनेंस का राइट्स दिया गया है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के मानने वाले लोगों पे लागू है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में 127 CRPC को जब हम लोग देखेंगे, 127 सेक्शन 127 CRPC को अगर विस्तार पूर्वक समझेंगे तो कुछ कंडीशंस दिए गए हैं जो मुस्लिम्स हैं उनको उस 125 सेक्शन से बाहर करते हैं कि वो किन परिस्थितियों में सेक्शन 125 से गवर्न नहीं होंगे। तो इस मेंटेनेंस के मुद्दे पे आने से पहले थोड़ा सा कुछ हिस्टोरिकल जजमेंट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। एक बहुत ही मशहूर जजमेंट रहा शाहबानो केस का। शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान। इसमें जो शाहबानो खान थी, इन्होंने मेंटेनेंस का दावा अपने हस्बैंड के खिलाफ दाखिल किया। उसमें लोअर कोर्ट से इन्हें मेंटेनेंस अलाउ हुआ। इसको मेंटेनेंस को इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका प्रेषित की। वहाँ पे जो इनको मेंटेनेंस अलाउ हुआ था वो बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद जो इनके हस्बैंड रहे मोहम्मद अहमद खान, चूँकि एक लॉयर भी थे, इन्होंने एक याचिका प्रेषित किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि चूँकि मैंने अपनी वाइफ शाहबानो बेगम से डाइवोर्स ले लिया है, इसलिए और इद्दत का पीरियड समाप्त हो चुका है, इसलिए मेंटेनेंस का कोई राइट 125 CRPC के अंतर्गत शाहबानो का नहीं बनता है जो उनकी वाइफ थे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इनकी याचिका खारिज कर दिया कि जो CRPC है, CRPC जो एक्ट है वो पर्सनल लॉ पे सुपरसीड करेगा और 125 CRPC से हिंदू भी गवर्न होंगे, मुसलमान भी गवर्न होंगे और इस प्रकार आपकी याचिका मेंटेनेबल नहीं है और शाहबानो बेगम को मेंटेनेंस जो ग्रांट था उसको मंजूर किया। अब इस जजमेंट के बाद पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत ही हड़कंप मचा मुस्लिम समुदाय द्वारा। तो उस समय की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार रही जो वो काफ़ी प्रेशर में आ गई और उन्होंने एक एक्ट पारित किया, द मुस्लिम, उस एक्ट का नाम है द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स। मतलब स्पेशली जो डाइवोर्सी मुस्लिम वाइफ्स हैं उनको मेंटेनेंस किस प्रकार से मिलेगा, वो क्या करें कि उनको मेंटेनेंस मिले। स्पेशली उस जो शाहबानो केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा, उसको एक तरह से बाइकाट करने के लिए यह एक्ट पारित किया गया और यह एक्ट बनाया गया कि डाइवोर्सी वाइफ किस प्रकार से अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। अब जब यह एक्ट पारित हो गया तो जो शाहबानो
केस में शाहबानो की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के में लॉयर थे डेनियल लतीफ़ी। डेनियल लतीफ़ी ने एक याचिका प्रेषित किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि जो यह एक्ट बना है, जो यह एक्ट पारित किया गया है, वह आर्टिकल 14, 15 एंड 21 को वायलेट करता है। यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हुए हैं वुमेन्स को, वह उसका अतिक्रमण है। इसलिए इस एक्ट को खत्म कर दिया जाए। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत सरकार की तरफ से लॉयर थे उनको बुलाया गया और इससे रिलेटेड और कई याचिका प्रेषित हुई। सबका ऑब्जेक्शन इनवाइट हुआ और विस्तार पूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुना इसको, और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि यह एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का कोई हनन नहीं करता है, और इसके सेक्शन 3 के बारे में विस्तार पूर्वक वहाँ पे चर्चा हुई कि सेक्शन 3 में जो यह कहा गया है कि जो रीजनेबल अमाउंट होगा, सेक्शन 3 का सब क्लास ए में यह कहा गया है कि अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर मुस्लिम हर विद इन द इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। इस सेक्शन 3A के बारे में विस्तार पूर्वक सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा किया और उन्होंने कहा कि जो रीजनेबल एंड फेयर प्रोविज़न हैं और जो मेंटेनेंस है, इसको गलत रूपों में न लेके जाएं। इस सब सेक्शन का यह मतलब है कि जो मेंटेनेंस मिलेगा वह उसके फ्यूचर की ज़िंदगी को देखते हुए कि उसके फ्यूचर में वो किस प्रकार से अगर इद्दत पीरियड के बाद शादी ना करे और आजीवन बिना शादी किए रहे, तो उसका मेंटेनेंस भी जो मुस्लिम हस्बैंड है वो इद्दत पीरियड के अंदर ही देगा। इद्दत पीरियड के अंदर ही वो मेंटेनेंस जो हस्बैंड है वो अपनी डाइवोर्सी वाइफ को प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार से इस जो जजमेंट रहा, इस जजमेंट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जो मुस्लिम वाइफ्स हैं उनकी स्थिति को डाइवोर्स के बाद सुधारने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। अब मित्रों, हम लोग आते हैं इस एक्ट के बारे में, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, कि इसमें किस प्रकार से मेंटेनेंस ले सकती हैं, किन परिस्थितियों में ले सकती हैं और किस प्रकार से क्या क्या उनको रिलीफ इसमें इस सेक्शन में इस एक्ट के तहत मिल सकता है। इस एक्ट के सेक्शन 2 में डाइवोर्सी वुमेन के बारे में बताया गया है कि हु इज़ डाइवोर्स्ड वुमेन। इसमें यह क्या है, डाइवोर्स्ड वुमेन मीन्स अ मुस्लिम वुमेन हु वाज मैरिड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, मतलब मुस्लिम लॉ के हिसाब से उनकी शादी हुई होनी चाहिए, एंड हैज़ बीन डाइवोर्स्ड बाई, और उसे उसके पति द्वारा या उसने स्वयं डाइवोर्स ले लिया हो, और वो डाइवोर्स मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे इसके पहले मैंने बताया कि जो डाइवोर्स होगा वो दो गवाहों की उपस्थिति में होगा, रीजनेबल कारण होने चाहिए, और एक समय समझौते का होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, ये सब ग्राउंड्स, ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, नहीं तो वो डाइवोर्स माना ही नहीं जाएगा। और डाइवोर्स नहीं माना जाएगा तो यह एक्ट लागू होने की बात ही नहीं होती, और वो 125 CRPC के अंतर्गत वो आसानी से मेंटेनेंस ले सकती है। तो इसमें डाइवोर्स वुमेन का जो डेफिनेशन दिया गया है मैंने बताया। अब आते हैं इसके जो सेकंड डेफिनेशन दिया गया है, इद्दत पीरियड। व्हाट इज इद्दत पीरियड?
इसमें बताया गया है कि इद्दत पीरियड क्या है। इद्दत पीरियड, द मेंस्ट्रुएशन कोर्सेज आफ्टर द डेट ऑफ डाइवोर्स इफ शी इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन। 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, अगर वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में आती हो जो डाइवोर्सी वाइफ हो, तो 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड उसके जब तक नहीं समाप्त होंगे वो इद्दत पीरियड में रहेगी। दूसरा इसका सबसेक्शन कहता है 3 लूनर मंथ्स आफ्टर हर डाइवोर्स इफ शी इज नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन। अगर उसे मेंस्ट्रुएशन ना आता हो तो 3 लूनर मंथ्स। लूनर मंथ्स क्या होता है? जो चंद्रमास, पूर्णमासी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, पूर्णमासी, 3 पूर्णमासी जब तक न व्यतीत हो जाए वो इद्दत पीरियड में रहेगी। अब तीसरा यह कहता है सब क्लॉज, इफ शी इज एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, अगर वो प्रेग्नेंट हो डाइवोर्स के समय, तो जब तक या तो बच्चा ना हो जाए या बच्चा टर्मिनेट अगर हो गया है तो तब, जब तक टर्मिनेट ना हो जाए तब तक, जो इसमें से पहले हो तब तक वो इद्दत पीरियड में मानी जाएगी। तो इस प्रकार इद्दत पीरियड को भी मैंने बताया और डाइवोर्सी वुमेन कौन है उसको भी बताया। अब हम लोग आते हैं जैसे डाइवोर्स, अगर लीगली डाइवोर्स हो गया, लीगल रूप से डाइवोर्स हो गया, तो जो मुस्लिम वाइफ्स है वो क्या करे। मुस्लिम वाइफ्स सेक्शन 3, इस एक्ट के अंदर सेक्शन 3 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकती है। अब इसमें आता है सेक्शन 3 में क्या क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाएंगी। मेहर और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम वुमेन टू बी गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स। जो मेहर है या उसकी प्रॉपर्टी है उसको डाइवोर्स के समय जो मुस्लिम हस्बैंड है वो प्रोवाइड कराएगा। अब इसका सब सेक्शन यह कहता है, अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन अ इद्दत पीरियड बाई हर फॉर्मर हस्बैंड। जिसको मैंने डेनियल लतीफ़ी वाले केस में बताया कि एक रीजनेबल अमाउंट इद्दत पीरियड के अंतर्गत उसे पूरे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए अगर वो शादी ना करे तब वो इद्दत पीरियड के अंतर्गत दिया जाएगा। अब इसका सब क्लास भी कहता है कि अगर वो उसको एक बच्चा है तो उस बच्चे के 2 साल तक के लिए वो मेंटेनेंस जो उसका हस्बैंड है वो उसे प्रोवाइड कराएगा। अब इसका सब सेक्शन इसी कहता है, एन अमाउंट इक्वल टू सम ऑफ मेहर और डावर एग्रीड टू बी पेड टू हर एट टाइम ऑफ मैरिज। मतलब डावर और मेहर जो उसके शादी के समय दोनों में, चूँकि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है मुस्लिम विधि में, जो शादी होती है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर शादी के समय डावर के बारे में अगर कॉन्ट्रैक्ट है, मेहर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे इद्दत पीरियड के अंदर। अब हम लोग आते हैं सब सेक्शन डी पे, ऑल द प्रॉपर्टीज गिवन टू हर बिफोर एट टाइम ऑफ द मैरिज। मतलब जो मुस्लिम वाइफ्स को शादी के समय उसके घर वालों के द्वारा या उसके रिश्तेदार द्वारा या उसके फ्रेंड्स द्वारा, उसके किसी रिलेटिव द्वारा या हस्बैंड के किसी रिलेटिव द्वारा प्रॉपर्टीज अगर गिफ्ट में दी गई हैं तो वह उसे भी हस्बैंड डाइवोर्स के समय उसको अदा करेगा। अब यह तो सब सेक्शन 3A में बताया गया है, 1 में बताया गया है जो। अब सब सेक्शन 2 में यह बताया गया, सेक्शन 3 का सब क्लास 2 में, अगर मान लीजिए कि हस्बैंड ने वो जो चीज़ें हमने 4 कैटेगरीज बताई वो चीज़ें डाइवोर्स के बाद इद्दत पीरियड के अंतर्गत नहीं दिया वाइफ्स को, तो वाइफ क्या करेगी, या तो वो स्वयं या अपने किसी अथराइज्ड पर्सन द्वारा, अपने किसी फैमिली के मेंबर के द्वारा जिसे वो अथराइज्ड करे, मजिस्ट्रेट के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है और उस पर सुनवाई होगी। अब जहाँ पे प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट को मिलता है, सब सेक्शन 3 यह कहता है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ वहाँ पे मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई करेगा और जो उसको न्यायोचित आदेश लगेगा वो उस पर पारित करेगा। अब इसके आते हैं सब सेक्शन 4 में। सब सेक्शन 4 यह कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया वाइफ को और वाइफ को हस्बैंड ने मेंटेनेंस नहीं दिया तो कोर्ट क्या कर सकती है, इस पर इशू अ वारंट फॉर लिविंग, मतलब वो लेवी वारंट
जारी कर सकती है, जिस पे जो मुस्लिम हस्बैंड है वो गिरफ्तार हो सकता है, जिसकी 1 साल तक वो गिरफ्तारी में रह सकता है। अगर उसके पहले उसने जो अमाउंट है उसको दे दिया तब तो फिर वो छूट सकता है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 3 में चूँकि मुस्लिम हस्बैंड के बारे में बताया गया है कि मेंटेनेंस वो किन किन कैटेगरियों में क्या क्या देगा। अब सेक्शन 4 भी मेंटेनेंस के बारे में ही बताता है कि अगर चूँकि हस्बैंड को जितना मेंटेनेंस देना था वो दे दिया उसने, और उसके बाद भी इद्दत पीरियड के बाद मान लीजिए उसका जो मुस्लिम वाइफ है उसका भरण पोषण सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो वो मुस्लिम जो डाइवोर्सी वुमेन है वो क्या करे। जो मुस्लिम डाइवोर्सी वुमेन है वो चाहे तो सेक्शन 4 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकती है। उसमें सेक्शन 4 के सब क्लास 1 में कहता है कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट जो उस व्यक्ति को आदेशित कर सकती है उसको मेंटेनेंस करने के लिए जो उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करें। अगर जैसे सपोज दैट उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके जो प्रॉपर्टी जिन जिन लोगों को मिल सकती है वह उन लोगों को मेंटेनेंस देने के लिए कह सकती है कोर्ट उस परिस्थिति में। अब इसमें आगे सब सेक्शन 4 में ही आगे यह बताया गया है, सेक्शन 4 में आगे यह बताया गया अगर मान लीजिए जो मुस्लिम डाइवोर्सी वुमेन है उसके इसके सब सेक्शन 2 मतलब सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में यह बताया गया कि जहां उसके फैमिली का कोई मेंबर उस लायक ना हो, उसके पास वैसी कैपेसिटी ना हो कि वो डाइवोर्सी वुमेन को मेंटेनेंस प्रोवाइड करा सके, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड को आदेशित कर सकती है कि वक्फ बोर्ड उस डाइवोर्सी वाइफ का मेंटेनेंस प्रोवाइड कराए और उसको जब तक वो शादी नहीं कर लेती तब तक उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराए। अब इसके इस एक्ट के सेक्शन 5 में आते हैं। सेक्शन 5 यह कहता है कि जैसे डाइवोर्सी जो वाइफ हैं वो शादी के समय भी चाहे तो अपने अगर कंडीशंस में हैं कि क्या नाम से जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, जैसे सिविल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से इसके मैरिज में, तो वह अगर कॉन्ट्रैक्ट में है कि 125 से सीआरपीसी से अगर ऐसा भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है 125 सीआरपीसी से गवर्न करेंगे तो 125 के भी एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। और अगर नहीं तो बाद में भी अगर जैसे पिटीशन उन्होंने फाइल किया वाइफ ने और हस्बैंड एग्री हाजिर होके वो कहते हैं कि नहीं चलिए हम 125 से ही गवर्न होंगे, तब भी वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत वो प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा सकता है। अब एक दो जो मशहूर जजमेंट रहे हैं जिसमें यह कहा गया बताया गया कि एक जो मेंटेनेंस है मुस्लिम वाइफ्स का वो इद्दत पीरियड के बाद भी उन्हें मिलेगा, वो जब तक शादी नहीं कर लेती। जैसे जुबैर अहमद बनाम इशरत बानो में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वह 125 के अंतर्गत भी उन्हें मेंटेनेंस मिलता रहेगा जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती हैं, दूसरी शादी नहीं कर लेती हैं, इद्दत पीरियड के बाद भी उन्हें मेंटेनेंस मिलेगा। इसके अलावा शाहबानो वर्सेज इमरान खान में भी सुप्रीम कोर्ट ने इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस के बारे में बताया। और एक जजमेंट रहा हुमैरा खातून बनाम मोहम्मद याकूब, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें भी बताया कि इद्दत पीरियड के बाद भी उन्हें मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रेषित करके मिल सकता है अगर वो अपने से जीवन यापन करने के काबिल नहीं है और उन्होंने दूसरा विवाह नहीं संपन्न किया है, तो इद्दत पीरियड के बाद भी उन्हें मेंटेनेंस मिलेगा। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने आज समझा कि जो डाइवोर्सी वुमेन हैं मुस्लिम में उन्हें मेंटेनेंस किस प्रकार मिला। अगर इस जो वीडियो में जो चीज़ों मैंने बताया अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर करें। अगर मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नमस्कार।